तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। श्योपुर के खतौली पर पार्वती नदी उफान पर है। वहीं विजयपुर शिवपुरी ग्वालियर का सड़क संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि श्योपुर से राजस्थान कोटा जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। लगातार हो रही है बारिश मध्य प्रदेश में। तो आपको बता दें कि कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार ये बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में। उसी के चलते श्योपुर के खतौली पर पार्वती नदी भी उफान पर आ गई है। वहीं आपको बता दें कि विजयपुर शिवपुरी ग्वालियर का सड़क संपर्क टूटा हुआ है। श्योपुर से राजस्थान और कोटा मार्ग भी बंद हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों से संपर्क टूट गया है। राजस्थान कोटा श्योपुर से जो मार्ग जाता है वो रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिससे काफी परेशानी का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि एमपी में भारी बारिश के चलते कई डैम के गेट्स भी खोले गए हैं। भारी बारिश के चलते कई डैम के गेट्स भी खोले गए हैं। खंडवा में नर्मदा के घाटों पर स्नान और पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एमपी में भारी बारिश का दौर जारी है। आज भोपाल में भदभदा डैम का 1 और कलियासोत डैम के 3 गेट खोल दिए गए। इधर खंडवा जिले में हो रही भारी बारिश के बाद इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोल दिए गए, जिससे बड़ी मात्रा में पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर बांध के गेट खोलने के बाद नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते ओमकारेश्वर बांध के 20 गेट खोल दिए गए और ओमकारेश्वर समेत खेड़ी घाट और आसपास के घाटों पर नर्मदा स्नान और पूजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से नर्मदा के तटों पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार पेट्रोलिंग करवाई जा रही है। शाहजहांपुर में लगातार बारिश के बाद जिले के तमाम नदी नाले उफान पर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की निचली पुल पुलिया ऊपर पानी आने से उनका मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया है। शाहजहांपुर जिले की मोहन बड़ौदिया तहसील क्षेत्र में गाड़ी से पुलिया पार करते समय 2 युवक बह गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर है। कबीरधाम जिले में होकर बहने वाले सकरी नदी में बाढ़ के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लोग सड़क बाइक में अपने साथ महिलाओं और बच्चों को भी बैठाकर तेज बहाव को पार करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें वायरल वीडियो ग्राम छापड़ी से सरेखा जाने वाले रास्ते का है। दिन भर हो रही बारिश के बाद नदी में शाम को बाढ़ की स्थिति रही, लेकिन लोग अपने और बच्चों की जान की परवाह किए बिना नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने बार बार बाढ़ की हालत में नदी नाले पार करने की अपील कर रहे हैं। तो आपको बता दें, एक तरफ जहां भारी बरसात है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरगुजा संभाग में कम बारिश से चिंता बढ़ गई है। सूखे की चपेट में सरगुजा संभाग है। कम बारिश की वजह से खेती पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सरगुजा संभाग में अभी तक सिर्फ 34% धान की बुआई का काम हुआ है। वहीं सरगुजा कमिश्नर ने संभाग के अधिकारियों की उस पर बैठक भी ली है। एक तरफ जहां बारिश का कहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कम बारिश से भी लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। तो जांजगीर चांपा के देवरी मठ गांव में महानदी में बहे युवक का 24 घंटे के बाद भी पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें 32 साल का युवक कल सुबह 7 बजे नहाने गया था। गोताखोरों की टीम ने तलाश की, लेकिन देर शाम तक कुछ भी पता नहीं चला। बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। आज सुबह से फिर युवक की सर्चिंग शुरू हो गई है। तो आपको बता दें भारी बारिश के बीच भोपाल वासियों की आज मुसीबत पड़ने वाली है। भोपाल में आज बिजली सप्लाई ठप रहने वाली है। ये भी बता दें आपको कि 100 से ज्यादा इलाकों में ये बिजली गुल रहेगी। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। बावरिया कला, मिसरोद, भरत नगर, दानिश कुंज में बिजली गुल रहेगी। वहीं बीडीए कॉलोनी, बसंत कुंज, रोहितास नगर में भी सप्लाई बाधित रहेगी। बस स्टॉप इलाके में टावर लगाने की कवायद चल रही है बिजली कंपनी की।
और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, कौन कौन से इलाके हैं, क्योंकि एक बार फिर भोपाल वासियों की मुश्किल बढ़ गई है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, कामकाज भी ठप रहेगा और काफी परेशानी होगी। निश्चित तौर पर बिजली सप्लाई बाधित होने के बाद जो लोग हैं वो परेशान होते नजर आएंगे, क्योंकि भोपाल का जो ये इलाका है जहां पर आज बिजली बंद होना है, ये नया क्षेत्र कहलाता है। नई कॉलोनियां यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनी हुई हैं, चाहे वो हम रोहित नगर की बात करें, बसंत कुंज की बात करें या फिर बावड़िया से लेकर मिसरोद तक की बात करें। ये पूरा क्षेत्र नया शहर कहलाता है। यहाँ पर नई कॉलोनी और नए जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और पूरा कमर्शियल स्पेस है। ऐसी स्थिति में आज बिजली विभाग की तरफ से जो शटडाउन लिया गया है, जो बिजली आपूर्ति बाधित करने को लेकर जो सूचना पहले से ही उपभोक्ताओं को दे दी गई है ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो, और इसलिए आज सुबह 10 बजे से बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है 2 नंबर बस स्टॉप के पास जो एक 32 kVA का बड़ा टावर लगाया जा रहा है, जिससे उस क्षेत्र में आने वाले वक्त में बिजली आपूर्ति निर्बाध होगी, और इसलिए जो है उपभोक्ताओं की आने वाली सुविधा को देखते हुए ही एक टावर लगाया जा रहा है। लेकिन आज जो है कुछ घंटे के लिए उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में जितने भी शॉपिंग मॉल है या दुकानें हैं या अन्य बैंक है, प्रतिष्ठान है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बारिश का भी कहर चल रहा है, बारिश लगातार शहर में हो रही है। इससे निश्चित तौर पर अंधेरे और अन्य जो विद्युत आपूर्ति की जिनसे के कारण जो उपकरण चलते हैं उनके संचालन में काफ़ी दिक्कतें होने वाली है। बिल्कुल, तो लोगों की परेशानी यहाँ पे बढ़ने वाली है, लेकिन आगे परेशानी ना हो इसके लिए ये काम किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अब बात करते हैं राजधानी में बढ़ते अपराध की। रायपुर के सारथी चौक हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया है। युवक का गला रेतने के बाद पास से खड़ी रही आरोपी। आपको बता दें नाबालिग लड़की के भागने का वीडियो भी सामने आया है। नाबालिग आरोपी के घर पिस्टल मिलने का भी वीडियो तलाशी की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी लड़की के घर पहुंची थी पुलिस। IBC 24 को मिली है मौके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। नाबालिग आरोपी के घर से ये बरामद हुआ है। तलाशी के लिए आरोपी के घर पहुंची थी पुलिस। IBC 24 को मौके की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं। तलाशी के लिए आरोपी की लड़की जो है इसके घर पहुंची थी पुलिस। IBC 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। रायपुर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर रायपुर रेंज IG और रायपुर SSP ने 2 घंटे की मैराथन बैठक लेकर जिले के सभी ASP और CSP और TI समेत निचले स्तर के कर्मचारियों की क्लास ली। मीटिंग में उन्होंने शहर के गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने, खासतौर पर बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में थानेदार कड़ाई से गश्त करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में पहली बार सभी थानों की पेट्रोलिंग में तैनात सिपाही और हवलदारों को भी शामिल किया गया है। IG और SSP ने रात में गश्त बढ़ाने और देर रात सड़कों पर आने जाने वाले संदेहितों को रोककर पूछताछ करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि रायपुर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर रायपुर रेंज IG और रायपुर SSP ने 2 घंटे की मैराथन बैठक लेकर जिले के सभी ASP, CSP और TI समेत निचले स्तर के कर्मचारियों की क्लास ली। मीटिंग में उन्होंने शहर के गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने पर खासतौर पर बात की है। आपको बता दें कि बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में थानेदार कड़ाई से गश्त करने के यहाँ पे उनको निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में पहली बार सभी थानों की पेट्रोलिंग में तैनात सिपाहियों और हवलदारों को भी शामिल किया गया था। IG और SSP ने रात में गश्त बढ़ाने और देर रात सड़कों पर आने जाने वाले हर संदेहों से रोककर पूछताछ करने के निर्देश भी दिए हैं। तो लगातार जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर ये मैराथन बैठक हुई।
जगह जहाँ पे अड्डेबाजी होती है वहाँ पर पुलिस की एक्टिव पेट्रोलिंग और पैदल पेट्रोलिंग जैसा अभियान के तौर पे कर रहे हैं, उसको और बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और उसके साथ साथ जो अपराधी हैं उनकी लिस्टिंग भी करी गई है, तो उसको और अपडेट करने, गुंडा लिस्ट, बदमाश जो चाकूबाजी वगैरह करते हैं उन लोगों को भी अपडेट करने बोला गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन हमसे जुड़ गए हैं। तहसीन, मैराथन बैठक हुई, जिस तरीके के हम घटनाएं देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है, काफी अहम मानी जा रही है बैठक, और क्या क्या निर्देश दिए गए यहाँ पे? ग्राफ बढ़ा है और खासतौर से जो सोमवार की अगर बात करें, नाबालिग युवती द्वारा जो चाकूबाजी की एक घटना हुई जिसमें एक मुख्य युवक की हत्या कर दी गई सरेआम जो है, उसके बाद से ये सदन में भी हंगामा हुआ। उसके बाद शहर में कल चर्चा का भी विषय रहा, तो उसको देख के बाद जो है पुलिस हरकत में आई। और उसके बाद जो एसएसपी रायपुर हैं और रायपुर रेंज आईजी हैं ओपी पाल, वो उन्होंने एक मैराथन बैठक उसमें आयोजित की। इस बैठक की खास बात ये रही कि इसमें जो है निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, खासतौर से जो थानों के पेट्रोलिंग स्टाफ है, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। और करीब 2 से ढाई घंटे ये बैठक चली है रायपुर के जो कंट्रोल रूम सभागार में। और उसमें जिस तरीके से जो सख्त निर्देश दिए गए, खासतौर से जो बेसिक पुलिसिंग है, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, वो करने के इसमें निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से लोगों के बीच में जाके उनके जो अंदर की बात है वो निकाल के उसमें जो असामाजिक तत्व हैं, जो दहशत है जो आमजनों में, उनको खत्म करने की उसमें एक बात की गई है। उसके अलावा जो शहर में चुस्त दुरुस्त जो पुलिसिंग है वो करने की यहाँ पे बात की गई है। और निचले स्टाफ की अगर बात करें, जिस तरीके से लगातार जो चोरियां भी बढ़ी हैं, उसमें उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चोर जो है आसानी से आ जा रहे हैं। तो क्योंकि उसमें जो रात में रात्रि गश्त होती है, उसमें जो पहले की जो सिस्टम होता था रोको और टोको, वो खत्म हो गया है। तो उसको फिर से दोबारा शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो निचला स्टाफ है पुलिस का, जो पेट्रोलिंग करता है रात्रि गश्त में, कि कोई भी जा रहा है तो उसको एक बार रोक के देखेंगे, उसके जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ करेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से तो अपराध बढ़ा है और जो चाकूबाजी जो घटना हुई है, इसमें खास बात एक और ये रही है, इस बात के सख्त निर्देश दिए गए कि जो घरेलू जो चाकू होते हैं उसकी आड़ में जो चाइनीज चाकू और जिनसे वारदातें ज्यादा हो रही हैं, वो चाकू जो चोरी छिपे बेच रहे हैं, उन पे फोकस करने के सख्त निर्देश दिए गए थानेवार। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल जो एक काफी लंबी बैठक हुई, उसमें सभी लोगों को शामिल किया गया। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सख्त आईजी और एसएसपी ने जो निर्देश दिए, उनका सड़क पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी अभियान चलाया गया काफी नकेल कसने के लिए, लेकिन वो कोशिश पुरजोर तरीके से होती हुई नजर नहीं आ रही थी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी भी आज प्रदर्शन करेगी। रायपुर में बीजेपी का आज हल्ला बोल प्रदर्शन होगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। 12 बजे बीजेपी करेगी विधानसभा का घेराव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसी के बीच आज बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। रायपुर में बीजेपी का आज हल्ला बोल प्रदर्शन होगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी ये प्रदर्शन करेगी। 12 बजे विधानसभा घेराव की भी तैयारी है बीजेपी। तो लगातार जिस तरीके से रायपुर में घटनाएं सामने आ रही हैं बिगड़ती कानून व्यवस्था पर, उसको लेकर आज बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। 12 बजे विधानसभा को घेरने की तैयारी है। कानून व्यवस्था पर यह प्रदर्शन होगा। 12 बजे विधानसभा को घेराव करेगी बीजेपी। तो आपको बता दें कि मानसून सत्र के चौथे दिन आज 5 संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और विनियम विधेयक पारित हुआ है। जमीन की बिक्री के लिए स्टाम्प शुल्क के साथ ही बिजली उपभोक्ताओं पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 5 संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और विनियमन विधेयक पारित हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विद्युत शुल्क में ऊर्जा प्रभार बढ़ाने संबंधी विधेयक है, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ता में ऊर्जा प्रभार 8 से बढ़ाकर 11% की वृद्धि और गैर घरेलू उपभोक्ता में ऊर्जा प्रभार 12% से बढ़ाकर 17% की वृद्धि की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ उपकार संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके तहत प्रदेश में संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क 7% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है।
अलग अलग तीन चीज है। विद्युत में जो शुल्क में वृद्धि हुई है, विपक्ष ने उसको अनुचित नहीं माना है। इस मामले पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए वॉकआउट भी किया। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित करते हुए अब विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में पेड़ काटने की अनुमति एसडीएम भी दे सकेंगे। सोनिया गांधी से आज फिर ईडी पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ये पूछताछ करेगी। आज दूसरी बार ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। आपको बता दें दोपहर के वक्त ईडी दफ्तर जा सकती है। मौन सत्याग्रह करके विरोध जताएंगे कांग्रेस नेता। कांग्रेस को दिल्ली के राजघाट में सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी सत्याग्रह आंदोलन। रायपुर में गांधी प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे कांग्रेस का सत्याग्रह प्रदर्शन होगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता इसमें शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेसी सत्याग्रह में जब तक बैठेंगे जब तक आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म न हो जाए। इससे पहले भी सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध को लेकर कांग्रेस प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन कर चुकी है। वहीं राहुल गांधी से जब ईडी की पूछताछ हुई थी तो छत्तीसगढ़ के सैकड़ों कांग्रेसी दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह करेगी। जब श्रीमती सोनिया गांधी ईडी दफ्तर जाएंगी तब से जब तक वो ईडी दफ्तर रहेंगी तब तक यह सत्याग्रह चलेगा। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार का मामला बिलासपुर सांसद अरुण साव ने लोकसभा में उठाया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन की शुरुआत की, जिसके जरिए सभी के घर साफ पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस योजना में गड़बड़ी हो रही है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के जरिए 50 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाना है, लेकिन राज्य में जल जीवन मिशन का काम बहुत पिछड़ा हुआ है और देश में छत्तीसगढ़ राज्य 31वें पायदान पर है। साथ ही गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है। ऐसे में सांसद साव ने जल शक्ति मंत्री से छत्तीसगढ़ में मिशन को लेकर जांच की मांग की। आपने मुझे छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना के क्रियान्वयन में अत्यंत पिछड़ा हुआ है और काम भी अत्यंत गुणवत्ता विहीन है। आपके माध्यम से मैं जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें ताकि योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और योजना का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 10,449 टेस्ट में 543 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कल एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई थी। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 3,890 हो गए हैं। तो कल प्रदेश में 465 मरीज डिस्चार्ज भी हुए थे। अगर दुर्ग की बात करें तो यहाँ 105, रायपुर में 82, कोरबा में 49 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में 500 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 10,449 टेस्ट हुए थे, जिसमें से 543 नए मरीज कोरोना के मिले हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कल एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 3,000 के पार पहुंच गए हैं। कल प्रदेश में 465 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अगर दुर्ग की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 105 मरीज मिले, रायपुर में 82, तो वहीं कोरबा में 49 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 227 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कल एक मरीज की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में कल 179 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,589 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 4% के करीब है। एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर अच्छी बात यह है कि मौत का आंकड़ा ना के बराबर है। लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है। हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगा के ही निकलें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
बिलासपुर में बढ़ रहे कैंसर के मरीजों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग परेशान है। पिछले 2 साल में कैंसर मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है, जिसमें मुंह और गले के कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 2 साल में कैंसर मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। मुंह और गले के कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, जो ज्यादातर सिगरेट, गुटखा और अन्य नशे का सेवन करते पाए गए। डॉक्टर्स कहते हैं कि ज्यादातर मरीज सिगरेट, गुटखे के सेवन की वजह से कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। नशा तो बहुत बड़ा कारण है, चाहे किसी भी चीज की लत हो, चाहे तंबाकू की हो, चाहे गुड़ाकू की हो, चाहे सिगरेट स्मोकिंग की हो, ये एक बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ बिलासपुर के सिम्स मेडिकल अस्पताल की बात करें तो हर महीने 150 से ज्यादा मरीजों की पहचान हो रही है। ओपीडी और आईपीडी में 3 गुना अधिक मरीज कैंसर के आ रहे हैं। इलाज के लिए व्यवस्थाएं कम पड़ने लगी हैं। फिलहाल लगभग 25 से 30 गंभीर मरीज सिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। साथ ही इससे दोगुनी संख्या में मरीज जाँच और मेडिसिन के लिए सिम्स पहुँच रहे हैं। हालांकि बिलासपुर में कैंसर हॉस्पिटल के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इस पर काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का दुर्ग कोंदल में शुभारंभ किया गया है। जिन मजदूरों का पीएफ नहीं कटता है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तिहाड़ी मजदूर, दुकानों में काम करने वाले लड़के और लड़कियां, स्वरोजगार करने वाले भी इसका लाभ ले सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने देश के 75 जिलों में इस योजना का शुभारंभ किया है। योजना से जुड़कर 18 से 40 साल की महिलाएं और पुरुष पीएफ के समान पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। उम्र के अनुसार 55 रुपए से 200 रुपए मासिक जमा करने पर उतनी ही रकम सरकार की ओर से लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी और रिटायरमेंट पर प्रति माह लगभग 3000 रुपए लाभार्थी को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 3 जिले कांकेर, धमतरी और राजनांदगांव को इसका लाभ मिलेगा। आज दुर्ग कोंदोल में इस योजना का शुभारंभ किया गया। लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए डीजीएमएस बिलासपुर संभाग ने क्षेत्र में संचालित लौह अयस्क खदानों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर डीजीएमएस बिलासपुर के अधिकारी उत्तम सरकार, गोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधक डीएन मोहंता, रवि तिवारी, राजकुमार गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ है और 15,000 महीने तक का इनकम लेता है, उसे एक तरीके के पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं और कंट्रीब्यूशन के आधार पर न्यूनतम 3,000 रुपए इनको पेंशन का लाभ मिलेगा। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का बुलेटिन मेरी सहयोगी रचना के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।